हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड मोस्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए, आज के लेक्चर का मेरा पहला प्रश्न है, हवा में अपसलन आर का मान होता है। हवा में हवा में हवा में अपसलन आर का मान होता है। मान होता है। तो दोस्तों, पहले हम क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, हवा में अपसलन आर। अब अपसलन आर क्या होता है? अपसलन आर की यदि हम बात करें तो यह सापेक्षिक परावैद्युतांक या परावैद्युता होता है। रिलेटिविटी परावैद्युतांक, इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक या सापेक्षिक परावैद्युतांक बोला जाता है, जिसको हम अपसलन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी का मान पूछा जा रहा है कि हवा में या वायु में अपसलन आर का मान क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अब हम यही समझ लेते हैं कि सापेक्षिक या आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है। सापेक्षिक या आपेक्षिक परावैद्युतांक की बात करें, ईआर की बात करें तो ईआर बोल दिया, अपसलन आर की यदि बात करें तो अपसलन आर क्या होता है? किसी माध्यम में परावैद्युतांक और किसी माध्यम में परावैद्युतांक एवं निर्वात में परावैद्युतांक का जो रेशियो होता है या अनुपात होता है, वही हमारा क्या होता है? सापेक्षिक परावैद्युतांक या आपेक्षिक परावैद्युतांक। आई होप यू, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ गए होंगे। क्या होता है आपेक्षिक परावैद्युतांक? किसी माध्यम में परावैद्युतांक अपसलन, और फिर नेक्स्ट निर्वात में जो परावैद्युतांक होगा उसको हम अपसलन नॉट से दिखाते हैं। तो किसी माध्यम में परावैद्युतांक अपसलन और निर्वात में जो परावैद्युतांक होता है अपसलन नॉट, इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? अपसलन आर या सापेक्षिक परावैद्युतांक। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। और इसी का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। हवा के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि सापेक्षिक परावैद्युतांक का मान क्या होगा? 1। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, यहाँ क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, और ये 2 है। तो मेरा सेकंड प्रश्न क्या कहता है? चलिए सेकंड प्रश्न को देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न कर रहा है, संबंध Q इक्वल्स टू एन ई में, संबंध Q बराबर संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? एन ई में संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? कौन n का मान संभव नहीं है? संभव नहीं है।
तो दोस्तों जब इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का जो आंसर हम देते हैं कहीं न कहीं ऑप्शन बिहाफ पर देते हैं। तो ऐसे प्रश्न का आंसर ऑप्शन बिहाफ पर बनता है, लेकिन बट इस क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको बेसिक पॉइंट को कवर करवा दूंगा। बेसिक पॉइंट हम आपको समझा देंगे। तो बेसिक क्या है इसका, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। मतलब Q बराबर एन जो रिलेशन है, संबंध है। अब Q बराबर एन क्या है, यह आवेशों का क्वांटिक क्रम है। क्वांटिक क्रम को दर्शाता है Q बराबर एन। तो Q बराबर एन आवेशों के क्वांटिक क्रम से संबंधित एक व्यंजक है, जिसमें हमें पूछा जा रहा है n का मान क्या होगा। तो पहले हम आपको आंसर यहां बता देते हैं, फिर इसके बाद इसको अच्छे तरीका से बेसिक पॉइंट के बिहाफ पर समझा देंगे। तो इसका आंसर 1 होगा। n के लिए जो मान होगा वो क्या क्या होगा, 1 से लेकर इनफिनाइट तक, 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते जाएगा और हम आखिरी अनंत तक ले सकते हैं। लेकिन मान जो होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए, ना कि अपूर्ण। अपूर्ण के मतलब डेसिमल वगैरह में हम यहाँ n का मान पुट नहीं कर सकते हैं। यही सबसे जन्मीन बात है इस प्रश्न का कि n का मान हम डेसिमल में नहीं ले सकते, जैसे 4.2 3.2 2.2 ये सब हम नहीं ले सकते हैं। ये सब मान n के लिए अवेलेबल नहीं है। तो यही तो पूछा जा रहा है कि संबंध Q बराबर एन। अब Q बराबर एन किस चीज के संबंध को दर्शाता है, आवेशों के क्वांटिक क्रम के संबंध को दर्शाता है। इसमें हम n का मान संभावित क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 इसी तरह से आगे अनंत तक ले सकते हैं। लेकिन वह मान पूर्ण होना चाहिए। तो ये सब मान क्या है, पूर्ण है, और ये सब क्या, अपूर्ण। डेसिमल नंबर को हम यहाँ n के लिए नहीं रख सकते हैं। तो जहां भी ऑप्शंस में डेसिमल नंबर आ जाए तो वो क्या होगा, n का संभावित मान नहीं होगा। तो सो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है, मेरा अगला प्रश्न कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व के इक्वल टू क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। यहाँ वाट का चिन्ह दे दीजिएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो क्या होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर, बताइए। हम आप सबों को बता चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, जो हमारे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको हम इस चैप्टर का पूरा थ्योरी करवा चुके हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है और आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व की यदि हम बात करें तो यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से दूसरा टाइप से यह प्रश्न बना हुआ है। आवेश का पृष्ठ घनत्व इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का सिंबल ऐसे होता है, 6 का अपोजिट कर दोगे तो ये क्या होगा, 6 को थोड़ा क्या कहते हैं 45 डिग्री के एंगल पर मोड़ दीजिए, ये सिग्मा होगा। अब इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व की यदि बात करें तो पृष्ठ घनत्व का फार्मूला, आवेश के पृष्ठ घनत्व का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई ए होता है। मतलब कुल आवेश बटा कुल एरिया के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या निकलेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट रहने वाले हैं।
इसका क्या रहने वाले हैं, यूनिट। तो सो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग समझ गए होंगे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। और इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको आप परिभाषित भी कर सकते हैं कि कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल के रेशियो या अनुपात को हम क्या नाम देते हैं, पृष्ठ घनत्व। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुतांक, आपेक्षिक परावैधुतांक को कौन चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अपसलन आर से। अपसलन आर से, जो कि हम फर्स्ट प्रश्न के साथ समझा चुके हैं और इनको परिभाषित भी कर चुके हैं। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुतांक अपसलन आर होती है किसके बराबर होता है। अभी जस्ट हम फर्स्ट प्रश्न के साथ इस चीज को अच्छे तरीका से आप सबों को हम समझा चुके हैं। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मतलब सीधे सा क्या पूछा जा रहा है, सीधा हमें पूछा जा रहा है कि अपसलन आर का वैल्यू क्या होगा। तो अपसलन आर किसके बराबर होता है, यहां देखिए फर्स्ट प्रश्न में हम आप लोगों को समझा चुके हैं। अपसलन आर इक्वल्स टू क्या होता है, अपसलन बटा अपसलन नॉट। मतलब किसी माध्यम में परावैधुतांक और निर्वात में परावैधुतांक का जो रेशियो होता है वही होता है अपसलन आर। अपसलन आर इक्वल्स टू अपसलन बाई अपसलन नॉट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अपसलन बाई अपसलन नॉट। अब चलिए हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है, मेरा अगला प्रश्न है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युतांक क्या है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पूछा जा रहा है क्या हमें, पानी का परावैद्युतांक या पानी का परावैद्युत स्थिरांक का मान कितना होता है। यदि हम पानी के परावैद्युतांक या परावैद्युत स्थिरांक की बात करें तो इसका जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो क्या होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है पानी का परावैद्युत स्थिरांक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 1/4 पाई अपसलन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई अपसलन नॉट का मान होता है। तो बताइए क्या होता है 1/4 पाई अपसलन नॉट का मान। तो पहले आप इस प्रश्न का आंसर जान लीजिए, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मान यहाँ आंसर में आएगा या छपेगा वह मान कैसे आया है, किस तरह से आप लोगों को यह मान को लाना है, ये सारे कहानी हम बताने वाले हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 9 गुना 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर पर कुलाम स्क्वायर, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर
और c के पावर -2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है क्या? 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर या न्यूटन मीटर कूलाम पर पावर -2। अब कैसे आया ये मान? तो यहाँ हम थोड़ा सॉल्व करके आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए ये जहां कैलकुलेशन की बात बनेगी वो चीजें आप लोग के लिए हम छोड़ेंगे, आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ सिर्फ आप लोगों को हम बता देते हैं कि यह मान कैसे आया है और किस तरह से लाना है। तो चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ क्या करना है? 4 का 4 ही रहने देना है। पाई के लिए वैल्यू क्या होता है? 22/7। और हमको पता है कि निर्वात में जो परावैद्युतांक का मान होता है वो कितना होता है? 8 गुना 8.85 गुना 10 टू द पावर -12। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। 1/4 गुना 22/7 होगा गुना 8.85 गुना 10 टू द पावर -12। 12 ये होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो फिर मेरा जो कंप्लीट वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 9 गुना 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर या 9 गुना 10 के पावर 9 के फॉर्म में यहाँ उभर के चले आएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को होमवर्क के लिए हम छोड़ रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके पूरे कैलकुलेट करके यह मान हमें बताइएगा। अब चलते हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अभी तक मैं जितना भी प्रश्न करवाए हैं उसको आप लोग फटाफट नोट कीजिए और फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इस तरफ के प्रश्न को मिटाते हैं और फिर हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 चलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आवेश का बीमा होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान प्रश्न। आवेश का बीमा 10th क्लास से स्टूडेंट इस चीज को जानते हैं, कई स्टूडेंट तो 9th में भी पढ़ लेते हैं। आवेश का बीमा होता है। आवेश 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 का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होगा बताइए? इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? आवेश का बीमा पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आसान है। आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है। AT। अब कैसे होता है? तो हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है? IT। IT होता है। Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू IT होता है। तो फॉर्मूला से क्या निकलता है? मात्रक मात्रक से बीमा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम दो चीज को ज्ञात करते हैं, मात्रक और बीमा। तो I के लिए हम क्या लेते हैं? बीमा A, और T के लिए T ही रखेंगे, इसलिए इसका बीमा क्या बना? AT। तो चलिए हम इस प्रश्न को भी अच्छे तरीका से समझ गए। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है? मेरा अगला प्रश्न है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, मतलब निर्वात में जो परावैद्युतांक या परावैद्युतता होता है उसका मात्रक
क्या है या उसका मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो बताइए क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एफ एम इनवर्स या एफ एम के पावर -1, या इसी को हम कह सकते हैं फैराडे पर मीटर। फैराडे फैराडे पर मीटर, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, फैराडे फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराडे पर मीटर। तो सो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी जब किसी जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है, द्रव्यमान क्या होता है। और यह प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुके हैं। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लगाइए क्वेश्चंस बैंक से, आपको कई सेट में ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यह प्रश्न, कि जब किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं या जब हम किसी वस्तु को क्या देते हैं, चार्ज देते हैं, तो चार्ज देने के बाद उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका बेसिक को समझिए। मान लो कि कोई वस्तु हमारे पास है और इस पर हम -q आवेश दिए, और फिर नेक्स्ट हम कोई एक वस्तु नेक्स्ट लिए और उस पर +q आवेश दिए, प्लस चार्ज दिए, तो इन दोनों में क्या चीज हमें पता चलेगा, जिस पर माइनस चार्ज देंगे, जिस वस्तु पर माइनस चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, मतलब जाएगा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। फिर जिससे आएगा, जिस वस्तु पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज क्या दर्शा रहा है, यह वस्तु, यह मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, किसी को दे रहा है, तो इसका क्या होगा, जाहिर सी बात है द्रव्यमान घटेगा। तो दोनों कंडीशन यहां बन सकता है। अगर यहां क्वेश्चंस में केवल ऋणात्मक या धनात्मक में से कोई एक आवेश की चर्चा होती वस्तु पर देने का, तब आंसर या तो बढ़ना में से होता है या तो घटना में से, कोई इन दोनों में से कोई एक ही होता, या तो इंक्रीजिंग होता या तो डिक्रीजिंग होता। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में जनरली वर्ड का यूज किया गया है कि जब हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, आवेश देते हैं या आवेशित करते हैं, तो उसका मास पर क्या डिपेंड, उसके मास पर क्या कहते हैं, उसके द्रव्यमान या मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जनरली वर्ड का यूज किया गया। अब यहाँ तो कोई एक चार्ज को लेकर बात नहीं हुई है, दो आवेश में से, धन आवेश ऋण आवेश में से कोई एक आवेश की चर्चा यहाँ नहीं हुई है। जनरली बोला गया है अगर हम किसी वस्तु पर चार्ज देते हैं या उस वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसके मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, हो सकता है उस वस्तु पर प्लस चार्ज भी दिया होगा तो प्लस देगा तो बढ़ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं, माइनस चार्ज दिया होगा तो माइनस चार्ज देने पर क्या होगा, बढ़ जाएगा, या प्लस चार्ज दिया होगा तो घट जाएगा। तो बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बढ़ घट दोनों होगा, मतलब इंक्रीजिंग अथवा डिक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, बढ़ या घट सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बना, बढ़ या घट सकता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न क्या है, मेरा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न की यदि बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि कूलम बल है, कूलम बल है, कूलम कूलम बल है, कूलम बल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कूलम बल की बात की गई है क्वेश्चंस में। कूलम बल क्या हो सकता है बताइए। तो हम कूलाम के नियम में इस चीज को अच्छे तरीका से समझे हैं कि दो आवेश के बीच जो लगने वाला बल होता है वो प्रतिकर्षण भी होता है, आकर्षण भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है, उसी को हम विद्युतीय बल भी कहते हैं और केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो बताइए यहां वही चीज पूछा जा रहा है कि कूलम बल क्या होता है, कूलम फोर्स क्या होता है। कूलम फोर्स की यदि बात करें तो यह केंद्रीय बल भी होगा, केंद्रीय भी होगा, केंद्रीय या विद्युतीय बल भी होगा, विद्युतीय बल भी होगा, दोनों होगा, विद्युतीय बल भी होगा। कूलम बल है केंद्रीय या विद्युतीय, केंद्रीय बल भी होगा साथ में विद्युतीय बल भी होगा, विद्युतीय बल भी होगा, दोनों बल होगा। ये कूलम बल क्या है, केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, अस्थिर अस्थिर विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र, जो बोलिए, अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो अस्थिर विद्युत क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यह संरक्षी होता है, यह क्या होता है, संरक्षी होता है, संरक्षी होता है। क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अस्थिर होना चाहिए। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिक के जो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएगा वो क्या होता है, संरक्षी होता है। तो अस्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है, इस बात को आप लोग जहन में बैठा लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न की यदि हम बात करें तो मेरा अगला प्रश्न है, एक एकांकी चालक के लिए, एक एकांकी चालक के लिए एक एकांकी चालक के लिए, एक एकांकी चालक के लिए, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से
कौन अनुपात अचर होता है? अचर मतलब कांस्टेंट होता है, अचर होता है। क्वेश्चंस के कहने का मतलब क्या है कि एक हम इकाई धन आवेश से जुड़ा चालक लेते हैं तो उस चालक पर कौन अनुपात अचर होगा, क्या चीज अस्थिर होगा, किस चीज का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब हम एकांक चालक के लिए काम करते हैं। तो एकांक चालक के लिए जब हम बात करें तो उसमें क्या चीज कांस्टेंट रहता है, क्या चीज अचर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुल आवेश, कुल आवेश बटा कुल आवेश बटा कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, विभवांतर, या इसी को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, Q बटा V। ये चीजें क्या होता है, एकांक चालक के लिए अचर होता है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस तरफ के प्रश्न को हम मिटाते हैं। यदि आप लोग नोट नहीं किए हैं अभी तक तो फटाफट नोट कीजिए, कुछ समय दे रहे हैं फास्ट में, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब इधर का प्रश्न हम मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, एक कूलम आवेश इक्वल टू डैश ESU, एक कूलम चार्ज इक्वल्स टू डैट ESU, सॉरी डैश ESU, एक कूलम चार्ज बराबर क्या होता है वैल्यू, ESU का मतलब स्टेट कूलम, इसको हम क्या कहते हैं स्टेट कूलम। ये सब कहीं ना कहीं आवेश का ही मात्रक है ना। ऐसा नहीं कि आवेश का सिर्फ कूलम ही मात्रक है, आवेश का केवल एक ही मात्रक होता नहीं, अलग अलग आधार पर आवेश का कई मात्रक बना हुआ है। तो यहां पूछा गया है 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू डैश ESU, एक कूलम चार्ज का वैल्यू कितना के बराबर होता है, कितना ESU के बराबर होता है। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 गुना 10 टू दी पावर 9 ESU के बराबर होता है एक कूलम आवेश। एक कूलम आवेश कितना के बराबर होता है, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर, ESU मतलब स्टेट कूलम। चलिए यह भी प्रश्न कई दफा पूछ चुके हैं हमारे बिहार बोर्ड। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न संख्या क्या था, प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न था यह। अब नेक्स्ट अगले 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर क्या कहता है, मेरा अगला प्रश्न जो होगा वो 14 होगा, 14वां प्रश्न होगा। 14वां प्रश्न क्या कर रहा है, किसी भी आवेशित चालक की सतह, किसी भी आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी आवेशित चालक, किसी भी आवेशित
किसी भी आवेशित चालक की सतह, किसी भी आवेशित चालक किसी भी आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, किसी भी आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, सतह के किसी बिंदु पर आवेशित चालक की सतह, किसी भी आवेशित चालक की सतह के किसी भी आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है। और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या पूछा जा रहा है कि कोई भी आवेशित चालक की सरफेस के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या आंसर बनने वाला है कि कोई भी अगर हम चालक पर आवेश देते हैं या किसी भी चालक पर जब हम आवेश देते हैं तो उनके सरफेस के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो हम आप लोगों को जब विद्युतीय क्षेत्र बता रहे थे, बताए कि नहीं बताए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि शायद आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि विद्युतीय क्षेत्र क्या होते हैं। नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं है, दोबारा फिर से समझ लीजिए। किसी भी आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है कि कोई भी चालक पर जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज जो क्षेत्र दर्शा रहा है, आवेश जो क्षेत्र दर्शा रहा है, उसी क्षेत्र का नाम देते हैं हम क्या, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, या सरल वे में आप कह सकते हैं कि आवेश के क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस क्षेत्र द्वारा मान के चलिए, सॉरी, इस आवेश द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो क्या पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो तीव्रता क्या होगी, सतह के लंबवत होगी, इस तरह से सतह के लंबवत। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सतह के लंबवत होती है, लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। सो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आवेश का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में जो विद्युत या वैद्युत बल रेखाएं होगी वो सतह के लंबवत होगी। तो यही चीजें पूछा जा रहा है कि किसी भी आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, कोई भी मान लो कि हमारे पास कोई भी एक आवेशित चालक ये रहा, इस पर जब हम चार्ज दिए तो इस चार्ज द्वारा जो फील्ड बना, जो क्षेत्र बना, वो क्षेत्र को कौन रेखा दर्शाएगी, विद्युत बल रेखा। तो वह विद्युत बल रेखा क्या होगी, इस चालक के सतह के लंबवत होगी। तो यही चीज आंसर में होगा, सतह के लंबवत होती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है, तो चलिए दोस्तों, अब मेरा जो अगला प्रश्न है वो 15 होगा, 15वां प्रश्न
होगी। प्रश्न संख्या क्या चलने वाला है? 15। तो मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि साबुन के एक बुलबुले को, साबुन के एक बुलबुले को, साबुन के एक बुलबुले को, एक बुलबुले को, साबुन के एक बुलबुले को, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, जब जब आवेशित किया जाता है, जब आवेशित किया जाता है, किया जाता है, जब साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है, या साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, तो उसकी त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, या सदैव बढ़ता है। ये दो वर्ड को अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा। कहीं भी डिक्रीजिंग की बात नहीं होगी, हमेशा साबुन का बुलबुला ले लो या कोई भी वस्तु पर जब हम चार्ज देते हैं और उनके त्रिज्या की बात करें तो वो हमेशा क्या करेगा? बढ़ेगा, वो हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऐसे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हमेशा बढ़ता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, किसी खोखले गोलियां चालक को, किसी किसी खोखले गोलियां चालक को, किसी खोखले गोलियां चालक को, चालक को धन आवेशित किया जाए तो, चालक को धन आवेशित, धन आवेशित किया जाए तो, जाए तो किसी खोखले गोलियां चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, जाए तो उसके 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 भीतर का विभव होगा, विभव होगा। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यदि हम इस प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो आंसर क्या होने वाला है? किसी खोखले गोलियां चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव हमेशा क्या होता है? विभव की चर्चा जब करें, किसी खोखले गोलियां चालक के ऊपर चार्ज देने के बाद उसके अंदर के पोटेंशियल की यदि बात करें तो वह हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, हमेशा। नहीं नहीं, सॉरी, यहां हम गलत बता दिए। वो समान एवं समरूप होता है। क्या बोलते हैं? समान बोलते, धनात्मक, धनात्मक
एवं समान होता है, समान होता है, समान होता है। केवल यदि विभव को लेकर बात हुई तो ऐसे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? धनात्मक एवं समान होता है, या समान की जगह पर कभी कभी समरूप भी लिख देता है। आजकल अक्सर समरूप देकर फंसाते हैं, इसलिए समरूप को भी याद रखिएगा। धनात्मक तो होगा, धनात्मक एवं समरूप होता है या समान होता है। कोई भी खोखले गोलीय चालक पर जब हम चार्ज देते हैं या किसी भी खोखले गोलीय चालक को आवेशित करते हैं तो उसके भीतर का जो विभव होता है, पोटेंशियल, वो हमेशा धनात्मक एवं समान होता है। और इसके साथ एक फैक्ट को और याद रख लीजिएगा, यदि किसी खोखले गोलीय चालक पर चार्ज देकर या किसी खोखले गोलीय चालक को आवेशित करके यह पूछ लिया जाए कि बताइए वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए क्या होता है उसके भीतर, या फ्लक्स का मान क्या होता है उसके भीतर, और फिर और क्या होता है, फ्लक्स के बाद वैद्युत क्षेत्र हो गया, फ्लक्स हो गया, फिर तीव्रता, तीव्रता का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा इन सब का मान 0 होता है, 0। यदि आपको ऐसे प्रश्न में केवल विभव के जगह पर पूछ ले कि बताइए किसी खोखले गोलीय चालक को आवेशित करने के बाद उस खोखले चालक के भीतर, उस खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो 0, फ्लक्स का मान 0, तीव्रता का मान 0। किसी खोखले गोलीय चालक को जब हम आवेशित करते हैं तो उसके अंदर विभव का मान होता है धनात्मक एवं समरूप या समान, लेकिन जब उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र या फ्लक्स या तीव्रता का मान पूछे तो इन सब का मान 0 होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का मेरा यह आखिरी प्रश्न था और इसी प्रश्न के साथ हम आज के क्लास को इसी जगह पर स्टॉपेज करते हैं। फिर मैं पुनः इससे आगे की क्लास नेक्स्ट डे में लेकर आने वाले हैं, और तब तक के लिए आप सबों को मेरे तरफ से थैंक यू।